नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के एनआरआई स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। गुरुवार 4 जून की खबरों में हम जानेंगे कि विजिटर वीजा पर 8 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे एक युवक का वीजा रद्द करने के साथ लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्यों उसे हिरासत में लिया गया। देखेंगे कि टेक्सास में इंडियंस पर जिस हद तक शिकंजा कसा जा रहा है उसके कारण अब स्टेट के हाउसिंग मार्केट पर कैसा विपरीत असर हो रहा है और जॉब क्राइसिस जैसी स्थिति में किस हाल में दिन काट रहे हैं अमेरिका में रह रहे एनआरआईज। इसके अलावा यूके में 23 साल तक डिवोर्स का केस लड़ने वाली एक गुजराती महिला को इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार क्या मिला उसके बाद, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनके पति ने सेटलमेंट के लिए बड़ी रकम ना चुकानी पड़े इसके लिए कौन सी चाल चली थी और कैसे कोर्ट ने उसे नाकाम बना दिया। अमेरिका का 10 साल का विजिटर वीजा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहो तब अमेरिका जा सकते हो। हाल ही में एक विजिटर वीजा होल्डर को एयरपोर्ट पर ही डिटेन करने के साथ उसका वीजा भी रद्द कर दिया गया है। ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए ये वीडियो खास देखें। फिलहाल रेडिट पर चर्चा का विषय बनी एक पोस्ट में किए गए दावे के अनुसार लगभग 8 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे एक शख्स को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और 3 दिनों तक इस युवक का कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका। यह शख्स 7-8 महीने पहले ही अमेरिका गया था और वहां 5 महीने तक रुका भी था। वो ओवरस्टे नहीं हुआ था, लेकिन इस 5 महीनों के दौरान पैसे कम पड़ जाने पर उसने कुछ समय के लिए कैश में जॉब की थी। जिस रेडिट पोस्ट में इस घटना के बारे में दावा किया गया है उसमें ऐसा भी बताया गया है कि इस शख्स को एलए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया तब उसने फैमिली मेंबर्स को एक मैसेज किया था और उसके बाद उसका कोई भी संपर्क नहीं हो सका। उसकी पूछताछ शुरू की गई उससे पहले उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन का एक्सेस दिया गया था। इस दौरान उसने मैसेज करके बताया था कि उसके वीज़ा रिवोक कर दिए जाने के साथ खुद को हिरासत में भी लिया गया है। उसके बाद फ़ोन बंद हो जाने से उसके फैमिली मेंबर्स भी उससे कोई संपर्क नहीं कर पाए। यह युवक किस देश का सिटीजन है और उसके साथ ये सब कब हुआ उसकी कोई जानकारी रेडिट पोस्ट में नहीं दी गई है। ये पोस्ट लिखने वाले का ऐसा मानना है कि उसके दोस्त ने शायद पिछले स्टे के दौरान कैश में जो जॉब की थी उसकी जानकारी सीबीपी को मिल जाने से उसे अमेरिका में एंट्री देने से इनकार किया गया हो, ऐसी पूरी संभावना है। पोस्ट लिखने वाले ने यह भी पूछा है कि ऐसे मामलों में सीबीपी द्वारा जिसे हिरासत में ले लिया जाए उसे उसकी होम कंट्री वापस भेजने में कितना समय लग सकता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन विजिटर वीजा पर यूएस आने वाले ट्रैवलर का इरादा अगर जेन्युइन ना लगे तो उसे एंट्री देने से इनकार करने के साथ रिटर्न फ्लाइट में ही वापस भेजा जा सकता है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो भी साल में एक आध बार अमेरिका जाए उतना पर्याप्त है। उसमें भी अगर यूएस छोड़ने के 6 महीने से भी कम समय में कोई ट्रैवलर दोबारा एंट्री लेने का प्रयास करे तो तुरंत ही उसके इरादे पर शक किया जा सकता है। इंडियन समेत कई देशों के लोग विजिटर वीज़ा पर अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ जॉब करने लगते हैं जो पूरी तरह से इलीगल है। ख़ास तौर पर अगर कोई 5-6 महीने तक अमेरिका में रुककर वापस जाए और 2-3 महीने में ही वापस आए तो ये मान लिया जाता है कि वह शख्स अमेरिका में काम करने के लिए आ रहा है। विजिटर वीज़ा पर अमेरिका आना और बिना किसी इनकम के वहाँ 4-6 महीने तक रुकना किसी करोड़पति के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब तक ऐसे ज़्यादातर लोगों को 6 महीने के लिए एंट्री दी जाती थी जिसका लोग भरपूर फ़ायदा भी उठाते थे। हालांकि अब पैसेंजर की प्रोफाइल के अनुसार उसे कितना समय अमेरिका में रुकने देना है ये तय किया जाता है। इसके अलावा अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को संदेह हो तो वह पैसेंजर का फ़ोन भी चेक कर सकता है, जिसमें खास तौर पर ये जानने के लिए मैसेज और ईमेल चेक किए जाते हैं कि अमेरिका आने वाला घूमने के इरादे से आया है या फिर पैसे कमाने के इरादे से। अगर इस जांच के दौरान संदिग्ध ईमेल या मैसेजेस मिलते हैं तो अमेरिका में एंट्री देने से किसी भी पैसेंजर को इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में पैसेंजर के वीज़ा भी रिवोक कर दिए जाते हैं और अगर वो वापस जाने के लिए तैयार ना हो तो उस पर 5 से 10 साल का एंट्री बैन लगाकर उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर किसी वीज़ा होल्डर को यूएस के एयरपोर्ट पर ही रोका जाता है और उसे वापस जाने के लिए कहा जाता है तो वो ग्रीन कार्ड या सिटीजन की तरह
सीबीपी के इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता और उसे सीबीपी के एजेंट का आदेश मानना ही होता है। इसके अलावा अब तो सीबीपी के अधिकारी पिछले स्टे को लेकर भी सवाल पूछने लगे हैं, जिसमें अमेरिका कितने समय के लिए रुके थे, कहाँ कहाँ घूमे थे, क्यों इतने सारे दिन रुकना पड़ा, कहीं जॉब की थी या नहीं और कितने पैसे मिले थे, जैसे ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। पिछले स्टे में इलीगली काम करने के अलावा अगर वीज़ा होल्डर ने किसी कानून का उल्लंघन किया हो या फिर पूछताछ के दौरान जवाब देने में कोई भूल चूक हो जाए तो भी उसे वापस भेजा जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंडियन स्टूडेंट से री एंट्री के वक्त ऐसा सवाल पूछा गया था कि क्या आपने कभी वीड लिया है। इस सवाल का जवाब उसने हाँ में दिया था और वह जिस स्टेट में रहता था वहाँ वीड लीगल थी, लेकिन फेडरल लॉ के अनुसार वह इलीगल है और इस प्रकार इस इंडियन स्टूडेंट ने फेडरल लॉ का उल्लंघन किया होने की बात कहकर उसे एयरपोर्ट से ही इंडिया वापस भेज दिया गया था। फिलहाल अमेरिका में वर्कर्स की शॉर्टेज होने के कारण कुछ बिजनेस ओनर्स विजिटर वीजा वाले लोगों को भी इंडिया से बुला रहे हैं और उनके आने जाने की टिकट भी स्पॉन्सर की जा रही है। हालांकि ऐसे किसी शख्स को अगर एयरपोर्ट पर रोक कर उसे सवाल जवाब करने के साथ उसका फ़ोन चेक किया जाए तो बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे शख्स को डिपोर्टेशन से लेकर एंट्री बैन तक की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। मौजूदा स्थितियों में तो अगर किसी को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए तो उसे कुछ दिनों के लिए डिटेंशन सेंटर में भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका के वीज़ा हो तो एंट्री भी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सावधान रहें और कानून का पालन करें, ये भी ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में से कोई अमेरिका जाने की सोच रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो टेक्सास इंडियंस के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था और वहाँ रियल एस्टेट में जो तेज़ी दिखाई दे रही थी उसका बबल अब बस्ट हो रहा है, क्योंकि इंडियंस ने अब इस स्टेट में मकान खरीदना मानो बंद कर दिया हो ऐसी स्थिति है। टेक्सास के तीसरे सबसे बड़े शहर डालस और उसके आसपास के शहर पिछले कुछ सालों से इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बने हुए थे। अच्छी नौकरियाँ, अच्छी स्कूल्स, कम टैक्स और तेज़ी से विकसित होती इंडियन कम्युनिटी के कारण हज़ारों भारतीय परिवार यहाँ बस गए। कोविड के समय तो ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेरिका में रह रहे इंडियंस टेक्सास में बड़े पैमाने पर ज़मीनें खरीद रहे हैं, पर अब स्थिति बहुत ही तेज़ी से बदलती हुई दिख रही है। टेक्सास में इंडियंस की आबादी 5 लाख से अधिक होने का अनुमान है। इंडियंस की सबसे अधिक आबादी वाला ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। हालांकि पिछले 1.5 साल में ही टेक्सास की परिस्थिति बहुत ही तेज़ी से बदलती दिख रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार डालस की नॉर्दर्न साइड में बसे फ्रिस्को, प्रॉस्पर और सैलिना जैसे शहरों में देखने को मिल रही हाउसिंग बूम का बुलबुला अब फूट रहा है। यहाँ नए घरों का निर्माण तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन अब बायर्स की संख्या घट रही है और डिमांड कम होने से घरों के दामों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। कोविड पैंडेमिक के दौरान बड़ी संख्या में लोग डाउनटाउन से दूर और ज़मीन मकान सस्ते हो ऐसे इलाकों में शिफ्ट हो रहे थे। उसी समय कई बड़ी कंपनियां डालस फोर्ट वर्थ एरिया में आ रही थी, जिसके कारण टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर्स में हज़ारों नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। ये जॉब्स करने वालों में बहुत से लोग H-1B वीज़ा पर आए हुए इंडियन प्रोफेशनल्स थे। 2021 से 2024 के बीच सिर्फ डालस एरिया में ही लगभग 32,000 H-1B वीज़ा इश्यू किए गए थे। यह आंकड़ा सिलिकॉन वैली, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे एरिया से भी अधिक था। H-1B पर अमेरिका आने वाले इंडियंस के लिए अच्छी जॉब मिलने के बाद अमेरिका में खुद का घर खरीदना टॉप प्रायोरिटी होता है। डालस के कई बिल्डर्स का कहना है कि एक समय पर उनके 17% जितने बायर्स एशियन और उसमें भी खास तौर पर इंडियंस थे। इंडियन कम्युनिटी के बढ़ते प्रभाव के कारण डालस के आसपास आए टाउन्स में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, मंदिर, क्रिकेट लीग्स और बॉलीवुड की फिल्में दिखाने वाले सिनेमा हॉल भी शुरू हुए थे। इन टाउन्स का माहौल हैदराबाद या उसके जैसे दूसरे इंडियन शहरों की याद ताज़ा करा दे ऐसा था, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी कंपनियों में छटनी बढ़ी है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब्स भी खतरे में आ चुकी है। इस कठिन स्थिति में ट्रम्प सरकार ने बची खुची कसर भी पूरी करते हुए H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर काफ़ी सख्त नियंत्रण लगा दिए हैं। नए H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख की फीस लागू करने की नीति और अन्य कड़े नियमों के कारण अमेरिका शिफ्ट होने के सपने देख रहे ज़्यादातर इंडियंस के लिए अब यूएस जाना मानो नामुमकिन जैसा हो चुका है। उसी तरह मौजूदा वीज़ा धारकों पर नए नियमों का वैसे कोई सीधा असर नहीं होगा, पर अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसके लिए नई स्पॉन्सरशिप हासिल करना अब काफ़ी मुश्किल बन चुका है। H-1B वीज़ा होल्डर्स को सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है कि अगर नौकरी चली जाए तो दूसरी जॉब ढूंढने के लिए उन्हें सिर्फ 2 महीने का समय मिलता है। इस दौरान अगर नौकरी ना मिले तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में जॉब खोने वाले एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 60 दिनों में कोई ऑफर नहीं मिलेगी तो क्या होगा उसकी चिंता में अंतिम कदम उठा लिया था। इस इंजीनियर की मौत के बाद उसकी पत्नी और 2 बच्चों को इंडिया वापस जाना पड़ा था। उसके बच्चे अमेरिका में ही पैदा हुए थे और इंडिया कभी गए ही नहीं थे। अमेरिका छोड़कर इंडिया जाने की स्थिति इस परिवार के लिए एक भावनात्मक आघात से कम नहीं थी और ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि हजारों भारतीय परिवारों का वो डर है जो अब डालस के मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। हजारों लोगों की जॉब्स पर फिलहाल तलवार लटक रही होने के कारण उसका सीधा असर अब डालस के हाउसिंग मार्केट पर देखने को मिल रहा है। डालस एरिया में कई इंडियन परिवार अब घर खरीदने का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने तो पहले से जो घर खरीदे हुए थे उनको बेचने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन पूरे मार्केट में बायर्स ही न होने के कारण उन्हें घर किराए पर देने की नौबत आ रही है। हालांकि अब तो लोगों को टेनेंट ढूंढने में भी दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलिन काउंटी, जिसमें फ्रिस्को, प्रॉस्पर और सैलिना जैसे शहरों का समावेश होता है, वहां घरों की कीमतों में पिछले 1 साल के दौरान लगभग 9% तक की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे डालस मेट्रो एरिया में दाम लगभग 4% जितने घटे हैं। हालांकि जहां इंडियन बायर्स का अब तक प्रभुत्व था, उन इलाकों में मकानों के दामों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक बिल्डर ने इस बारे में ब्लूमबर्ग को बताया कि पहले उनके 17% बायर्स साउथ एशियन थे, पर अब ये आंकड़ा गिरकर 30% से भी कम हो चुका है। डिमांड घटने से इस बिल्डर के पास 125 से भी अधिक नए मकान बिना बिके पड़े हुए हैं। इन सब के बीच अब डालस के कुछ इलाकों में इंडियंस की बढ़ती जा रही जनसंख्या का उग्र विरोध भी किया जा रहा है। फ्रिस्को सिटी काउंसिल की मीटिंग्स में पिछले 6 महीनों में ढेर सारे अमेरिकन्स ने H-1B वीज़ा होल्डर्स और इंडियंस के खिलाफ खुलेआम विरोध किया है और कुछ लोगों ने तो इंडियंस अमेरिका के लोगों की नौकरियां और मकान छीन रहे होने के आरोप भी लगाए। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो इंडियंस के घर, ऑफिस या फिर बिजनेस पर पहुंचकर उनसे तरह तरह के सवाल करके उनके वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं। हजारों इंडियन फैमिली के लिए अमेरिकन ड्रीम सिर्फ जॉब या घर का प्रश्न नहीं है, यह उनकी पहचान, भविष्य और उनके बच्चों के सपनों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। डालस के विकास में इंडियन कम्युनिटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घर खरीदने से लेकर लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने तक भारतीय परिवार इस पूरी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अगर ये समुदाय पीछे हट रहा हो तो इसका असर सिर्फ हाउसिंग मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडियन H-1B प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को अमेरिका में अपना भविष्य अनिश्चित लग रहा हो तो उनकी गैर मौजूदगी में शहर को धड़कता हुआ कौन रखेगा। डालस के खाली पड़े घर और चिंतित परिवार फिलहाल इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। यूके में एक भारतीय कपल के डिवोर्स की खबर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वैसे तो यूके जैसे पश्चिमी देशों में डिवोर्स बेहद आसानी से हो जाता है, लेकिन नॉर्थ लंदन में रहने वाली वर्षा गोहिल और उनके एक्स पति भद्रेश गोहिल का डिवोर्स केस पूरे 23 साल तक चला, जिसमें अंत में वर्षा गोहिल को 66 लाख पाउंड चुकाने का आदेश भी दिया गया। 3 बच्चों की मां वर्षा गोहिल ने 2002 में ही भद्रेश से अलग होने के लिए केस फाइल किया था। उनका दावा था कि भद्रेश का कैरेक्टर ठीक नहीं है
और साथ ही उसका बर्ताव भी अजीब है। डिवोर्स केस फाइल होने के बाद वर्षा गोहिल ने 37 वर्ष की उम्र में $3 लाख में सेटलमेंट भी कर लिया था। हालांकि केस पूरा होने के बाद वर्षा को पता चला था कि सेटलमेंट के लिए कम रकम चुकानी पड़े। इसके लिए पति भद्रेश ने अपनी कई संपत्तियों की जानकारी छुपाई थी। ब्रिटिश कानून के अनुसार डिवोर्स केस में पति पत्नी दोनों को अपनी संपत्ति की जानकारी कोर्ट के साथ साझा करनी पड़ती है। खास तौर पर फाइनेंशियल सेटलमेंट की रकम तय होती है तब सभी प्रकार की आय और असेट्स का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी है। 2007 में वर्षा गोहिल ने फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनकी दलील थी कि भद्रेश ने अपनी जिन संपत्तियों को कोर्ट से छुपाया था उसकी जानकारी मिल गई है और उसके आधार पर सेटलमेंट की नई रकम तय करने के लिए केस को रीओपन किया जाए। हालांकि 2011 में इस केस में एक नया ट्विस्ट आया। उस साल भद्रेश को मनी लॉन्ड्रिंग और फॉर्जरी के अपराध में दोषी ठहराकर 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। भद्रेश खुद भी पेशे से वकील था और उसके खिलाफ हुई जांच में ये बात सामने आई थी कि उसके पास 28 मिलियन पाउंड की असेट्स थी जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फैली हुई थी। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने भद्रेश की लाखों पाउंड की संपत्तियां फ्रीज कर ली थी। भद्रेश की इस अवैध संपत्तियों पर उसकी पत्नी का भी हक माना जाए या नहीं, इस बात को लेकर भी कोर्ट में दलीलें हुई थी। आखिरकार ये मामला यूके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसके जज ने पहले हुए फाइनेंशियल सेटलमेंट के केस को रीओपन करने के साथ ही वर्षा को नया दावा पेश करने की भी अनुमति दे दी। हालांकि इस केस में वर्षा की जीत होने के बाद भी सालों तक पैसों का विवाद अनसुलझा रहा। भद्रेश की संपत्तियों को ट्रेस करने के साथ उन्हें रिकवर करने में समस्या आने के कारण 2023 तक हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी थी। हियरिंग शुरू हुई तब भद्रेश ने यह भी दावा किया था कि जब्त की गई असेट्स उसकी खुद की नहीं है, इसलिए सेटलमेंट की रकम तय करने के लिए उसे गिनती में भी नहीं लिया जा सकता। इससे विपरीत वर्षा के पक्ष द्वारा ये दलील की गई थी कि भद्रेश ने ये सभी संपत्तियां उनके वैवाहिक जीवन के दौरान इकट्ठा की थी, इसलिए इस पर उसका बराबर का हक है। तो दूसरी तरफ द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने तीसरा मोर्चा खोलते हुए कोर्ट में ये दलील पेश की कि भद्रेश की अवैध संपत्तियां क्रिमिनल एक्टिविटी द्वारा इकट्ठा की गई है और इन संपत्तियों का उपयोग क्रिमिनल रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए होना चाहिए और फैमिली कोर्ट के माध्यम से इसका किसी भी प्रकार से बंटवारा नहीं किया जा सकता। तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विलियम्स ने यह फैसला सुनाया कि भद्रेश ने सभी 28 मिलियन पाउंड की संपत्ति क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा इकट्ठा की है, ये साबित करने में प्रोसिक्यूशन विफल रहा है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कुछ असेट्स लेजिटिमेट बिजनेसेस के जरिए इकट्ठा की गई थी और ये बिजनेसेस तब भी अस्तित्व में थे जब वर्षा और भद्रेश एक दूसरे के पति पत्नी थे। इसलिए सेटलमेंट की रकम तय करते वक्त 28 मिलियन पाउंड की असेट्स की भी गिनती होनी चाहिए। आखिरकार कोर्ट ने वर्षा को 66 लाख पाउंड का भुगतान करने का आदेश देते हुए उनके पति को पूरी तरह से एक बेईमान इंसान बताया। जस्टिस विलियम्स ने अपने फैसले में ये भी कहा कि भद्रेश ने खुद को एक बेहद मेहनती फैमिली मैन बताकर अपने साथ गलत व्यवहार होने के दावे किए हैं, लेकिन कोर्ट में उसके कोई आधार पेश नहीं किए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक चले डिवोर्स केस का भी 23 साल के बाद अंत हो गया है। 61 वर्षीय वर्षा गोहिल 3 बच्चों की मां हैं। उन्होंने मई 2002 में पति से अलग होने के लिए डिवोर्स केस फाइल किया था। हालांकि भद्रेश ने जब 2,17,000 पाउंड में सेटलमेंट के लिए तैयारी दिखाई थी, तभी वर्षा को दाल में कुछ काला होने की आशंका हुई थी, जो सालों बाद सच साबित हुई और इसी वजह से वर्षा गोहिल अपने फ्रॉड पति से 6.6 बिलियन पाउंड हासिल कर सकी। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी सारी बड़ी खबरें और वह भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन, जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।